हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग फ्रिक्शंस के बारे में जानेंगे कि फ्रिक्शंस जो डेवलप होता है वो रिलेटिव मोशंस जब अपोज होता है तभी वो फ्रिक्शंस डेवलप होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई बॉडी ए है और ये ए बॉडी जो है बी के ऊपर है। तो हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। और फ्रिक्शंस इसमें डेवलप कब होगा? जब मान लेते हैं कि ए पर अगर हम फोर्स लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? ए पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। तो हम फिर फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ए पर फोर्स लगा रहे हैं। और किसके ऊपर ए है? तो बी के ऊपर है, तो उससे एक हमको फोर्स एक्ट होगा। और वो फोर्स कैसा एक्ट होगा? अगर ए पर हम फोर्स लगा रहे हैं ई से, तो वो फोर्स मेरा जो डेवलप होगा वो होगा FAB। ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ठीक है। उसके अपोजिट क्या होगा कि अगर तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है। अभी हमने बताया कि रिलेटिव मोशन अपोज होता है उसमें। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, और एक फोर्स बी के थ्रू लगेगा, और ये बी क्या करेगा? अपोज करेगा किसका? ए का। तो वो हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो जिसको हम लोग बोलेंगे बी और ए। तो ये मेरा क्या है? ऊपर वाला जो इसको बोला गया इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्शन। और ये वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ठीक है। एक न्यूटन्स के लॉ से भी हम लोग इस चीज को हम जानते हैं। फोर्स ए बी जो है वो बराबर होता है माइनस फोर्स बी ए के, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से। ये हमने पता चला कि अगर हम किसी दो सरफेस के बीच में अगर फोर्स एक्ट करेंगे तो उससे हमको फ्रिक्शन होगा। ठीक है। अब फ्रिक्शंस को समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसमें सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और वो रिलेटिव मोशंस क्या होता है? अपोज करता है। ठीक है। किसके बीच? तो दो बॉडी के बीच। ठीक है। या नहीं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो टेंजेंटली एलोंग द कॉन्टेक्ट। एलोंग द कॉन्टेक्ट मतलब किसी इंक्लिनेशंस पर अगर टेंजेंटली एलोंग द कॉन्टेक्ट होगा तो भी वो वहां पर फ्रिक्शंस डेवलप होगा। ठीक है। तो एक चीज हम इसको एक इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव मोशन होगा, अपोज करेगा। और दूसरा चीज इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये टेंजेंटली एलोंग द कॉन्टेक्ट होगा। एलोंग द कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शंस दो तरह के होते हैं जिसको हमने इस तरह से बताया। फ्रिक्शन वो दो तरह के होते हैं। एक फ्रिक्शंस होता है जिसको हमने स्टैटिक कहा, FS। इसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा। दूसरे को कहा काइनेटिक फ्रिक्शंस। काइनेटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है कि व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। मतलब क्या हुआ कि व्हेन टेंडेंसी of relative motion there। लेकिन
काइनेटिक फ्रिक्शंस में क्या होता है कि व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। स्टैटिक फ्रिक्शंस में क्या है कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है कि कोई वॉल है, उसको हम एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, वो अप्लाइड फोर्स जो है, अगर हम इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा या ज्यादा होगा अप्लाइड फोर्स से, तो ये वॉल हिलेगा तो नहीं। लेकिन इसमें कोई ना कोई स्टैटिक फ्रिक्शंस तो काम कर रहा है, तो वही वही हमने बताया कि व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, रिलेटिव मोशन इसमें है, टेंडेंसी है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शंस की बात करेंगे कंपेयर करके, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है, और इसमें अप्लाइड फोर्स जो है, रिलेटिव मोशन इज देयर, मतलब ये अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है स्थिर नहीं रहता है, वो मोशन में आ जाता है। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शंस को हम लोग मोशन, इसमें मोशन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शंस में क्या होता है, मोशन में होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शंस कब होता है, रेस्ट जब होता है। इस बात को समझेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होगा जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शंस में क्या होगा, कोई बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। इस बात को हम लोग समझ गए। ये दूसरा चीज इसको जानते हैं, इसके बारे में, कि काइनेटिक फ्रिक्शंस जो होगा वो एफ के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और एफ के को हम लोग निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला आता है वो म्यू के इंटू एन होता है। ठीक है, एन होता है, एन क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स, उसको आगे जाकर के हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया म्यू के। अब म्यू के क्या होता है, म्यू के जो होता है कोफिशिएंट ऑफ, म्यू के को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या है, तो ये जो म्यूके का वैल्यू डिपेंड करता है, डिफर करता है, ये म्यूके का वैल्यू जो है डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सरफेस विच आर इन कांटेक्ट, सरफेस विच आर कांटेक्ट। जैसा सरफेस होगा, जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उसी पर डिपेंड करेगा म्यू के का वैल्यू। तो ये हमने काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में बात की। इसी तरह अब हमने क्या बताया कि व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशंस इन देयर, तो टेंडेंसी की जहां बात आई तो वो क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में हो गया। और यहाँ पर एक चीज और हम बता दें कि एफ एस का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। और ये वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है, जीरो इज लेस देन एफ एस इक्वल टू, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू, जिसको कहा जाता है एफ लिमिटिंग। अब एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग क्या है इसको आप समझ लेंगे। एफ लिमिटिंग जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जिसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शंस का वो मैक्स वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, ये बात अब समझते हैं। एक चीज यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफ एस का वैल्यू वेरिएबल होता है और एफ लिमिटिंग का वैल्यू कांस्टेंट होगा। एफ लिमिटिंग जो कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जहां से बॉडी जो है मूवमेंट शुरू होगा,
जहां से बॉडी में मूवमेंट शुरू होगा। तो इसीलिए एफ एस को हम नहीं कह सकते हैं वो बराबर है एफ लिमिटिंग के। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एफ एस जो है वो बराबर नहीं है एफ एल के। एफ एस जो है वो बराबर नहीं है एफ एल के। और एफ एस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए एफ लिमिटिंग को बोला जाता है, ये जो एफ लिमिटिंग है, ये एफ लिमिटिंग जो है, लिमिटिंग, जिसको हमने एफ एल बोला, और ये होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है। एफ लिमिटिंग के वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शंस का वैल्यू। ठीक है। अब इसमें और एक चीज समझ लेते हैं। तो ये तो हमारा ये था कि यहाँ पर हमने स्टैटिक के बारे में जाना और यहाँ हमने काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में जाना। अब इसमें और एक चीज समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव्स ओनली, बॉडी मूव्स ओनली, कब मूव करेगा बॉडी? स्टैटिक फ्रिक्शन में तो हम जानते हैं कि बॉडी रेस्ट पर होता है, लेकिन वो मूव कब करेगा? तो जब हमारा एफ जो अप्लाइड होगा, ये एफ जो है अप्लाइड होगा, ये जो एफ अप्लाइड होगा वो ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पर होगा। ठीक है। यहां पर ये बात हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ एफ अप्लाइड जो होता है तो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस होगा। तो उसको हम एक तरह से कह सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस कब होगा? जब एफ लिमिटिंग मेरा मैक्स होगा। तो एफ, और ये डिपेंड करेगा किस पर? एफ एल पर, एफ लिमिटिंग पर डिपेंड करेगा। लॉजिकली एक बात और यहाँ पर सोचने वाली है कि किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं, या सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज को आगे खींचेंगे तो वह पीछे नहीं जाता है, वो पीछे नहीं जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस में कोई भी वैल्यू अगर हमको ज्यादा आ रहा है तो वो हम लास्टली क्या करते हैं कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन से रेस्ट होता है, तो उसके वैल्यू को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शंस के बराबर करते हैं। इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे, इन सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शंस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर लेते हैं, अगर मेरे पास कोई बॉडी है, इसका मास हमको दिया हुआ है 4 kg है, और ये किसी ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, बीच से नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, और इसमें हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 6 न्यूटन का। ठीक है। और इसके म्यूएस का वैल्यू हमको अगर दिया हुआ है 0.2, तो मेरे को अब बताना है, अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि एफ लिमिटिंग का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? एफ एल का वैल्यू क्या होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस के फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये एफ एल जो होता है वो क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है। एन क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स हो गया। अब नॉर्मल फोर्स हो गया तो ये 4 kg का है, तो ये नीचे आएगा, तो ये नॉर्मल हमारा इस तरफ काम करेगा, ये नॉर्मल इस तरफ काम करेगा, तो ये 4g हो जाएगा। ठीक है। 4g का मतलब क्या हो गया कि ये n का वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे? n का वैल्यू 4 इंटू, अगर हम g के जगह पर यूज करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का,
तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 40 हो गया। इसका मतलब 2/10 इंटू 40 हो गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब 8 न्यूटन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एफ लिमिटिंग का जो वैल्यू है मेरा 8 न्यूटन आ गया। तो क्या एफ लिमिटिंग जो 8 न्यूटन आया है वो मेरा करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं है। इसको हम लोग अब ऐसे समझते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने स्टैटिक फ्रिक्शंस में बोला कि कोई बॉडी मूव्स ओनली, बॉडी मूव्स ओनली। हमने बताया था कि जब हम एफ अप्लाइड जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा किसके, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने बताया। तो यहां पर हमारा एफ अप्लाइड कितना है, एफ जो हमने अप्लाइड किया वो मेरा कितना है, ये मेरा एफ अप्लाइड जो है ये 6 न्यूटन है। तो यहाँ पर ये 6 न्यूटन है। तो यह ग्रेटर है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस मेरा 8 न्यूटन आ गया। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस जो है जिसको हमने बोला एफ लिमिटिंग के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो जो है 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो 8 न्यूटन के हिसाब से पीछे की ओर जा रहा है। किसी चीज को हम आगे खींच रहे हैं और वो पीछे जाएगा, नहीं जाएगा। तो लॉजिकली सोचने पर किसी भी चीज को अगर हम आगे खींचेंगे तो वो पीछे नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में जब अप्लाइड फोर्स से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस का वैल्यू ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो एफ एल है वो बराबर हो जाता है एफ के। ये जो एफ एल है वो किसके बराबर हो जाता है, एफ के। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है वो कहाँ है, रेस्ट में है। और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एफ लिमिटिंग का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब किसी बॉडी को अप्लाइड फोर्स को जब हम स्टैटिक फ्रिक्शंस के बराबर कर देंगे तो वही वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एफ लिमिटिंग जो हो जाएगा वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। तो ये जो ये वैल्यू नहीं हो करके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ जो है एफ एल जो होगा ये 6 न्यूटन के बराबर होगा। और यही एफ एल जो है वहां पर होगा एफ एस के बराबर। यही एफ एल जो हो जाएगा वो एफ एस के बराबर, 6 न्यूटन के बराबर।